Okay. So suppose a bigger cell has come or a bigger pathogen has come. So on that cell surface of that bigger cell and pathogen, complement activation is already activated because of these interactions. So complement active because of the complement activation that will be taken care of, और उस वहां पर host defense is there because of the complement activation. But if the cell is smaller and if there is no macrophage, tissue macrophage or other type of phagocytic cells nearby, then वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलेगा. लेकिन अगर फेगोसाइटिक सेल आ गया तो ऑप्सोनिन है, ये है ही फेगोसाइटिक सेल के ऊपर ऑप्सोनिन रिसेप्टर है, तो ऑप्सोनिन रिसेप्टर के द्वारा उस पैथोजन को वो इंटरनलाइज कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा एंड डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा मैक्रोफाज तो वहां भी कर दिया. अगर उससे बच गया तो कॉम्प्लीमेंट तो पाथवे यहाँ पर शुरू हो ही चुका है बिकॉज ऑफ दिस बाइंडिंग. कॉम्प्लीमेंट पाथवे की वजह से, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे की वजह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा इस पर फिर. ओके, सो लाइक दीज आर द वेरियस मैकेनिज्म्स ऑफ द होस्ट डिफेंस. कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मैकेनिज्म एक ही हो रहा है, सब एक साथ चल रहे हैं. इधर ये भी हो रहा है, फैगोसाइटोसिस भी हो रहा है, और उधर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं. ओके, समझ में आया? आगे बढ़े. यस सर. As a result of their structural similarities, all are bound by the CD91 opsonin receptor and activate pathogen phagocytosis. Another opsonin, that is C-reactive protein CRP, it recognizes phosphorylcholine and carbohydrates of bacteria. तो अब आप यही समझो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है बैक्टीरिया पर, दैट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये आप जान रहे हो ऑलरेडी. ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को रिकॉग्नाइज करता है. देयर इज वन प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन, क्योंकि ये जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इस प्रोटीन का नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन. और 1 सेकेंड, कहाँ गया, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये ब्लड में फिर आ जाता है. एंड दिस इज एन इंडिकेटर डॉक्टर यूज करते हैं. अगर ये बढ़ गया तो दैट मीन्स द स्टेट ऑफ इंफेक्शन इज हाई, हायर साइड. घट गया तो कम है इन्फेक्शन. डायरेक्ट कोरिलेशन है इन्फेक्शन से और इन्फ्लामेशन से. एंड इट रिकॉग्नाइजेस, किसको रिकॉग्नाइज करता है? फॉस्फोराइल कोलिन को. फॉस्फोराइल कोलिन क्या है? कोलिन आप नाम सुने होंगे, होमोपोलीसेक्राइड है, बट होमोपोलीसेक्राइड नहीं है. कोलिन इज अ कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. देखिए, फॉस्फोराइल कोलिन, फॉस्फोराइल कोलिन रेफर्स टू द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप है ये, बस हम काइटिन से कंफ्यूज कर रहे थे. ओके, कोलिन इज डिफरेंट. Phosphorylcholine refers to the functional group derived from phosphocholine, also not to be confused with phosphatidylcholine. Phosphocholine, phosphorylcholine, phosphatidylcholine, ये सब अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं. phosphorylcholine जो है इज द हाइड्रोफिलिक, हाँ, इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड, पोलर हेड ग्रुप है of phosphorylcholine is the hydrophilic polar head group of, this forms the polar head group of phospholipids, which is composed of a negatively charged phosphate. Phospholipid में negatively charged phosphate है, तो उसका ये पोलर हेड है, बॉन्डेड टू ए स्मॉल. तो यही समझ लो, फॉस्फोराइल कोलिन है,
recognizes phosphorylcholine and carbohydrates on bacteria. CRP recognize करता है fungi and parasites and is then bound by Fc receptors. For IgG, C recognizes phosphorylcholine and carbohydrates on bacteria, fungi, and parasites, and is then bound by Fc receptors for IgG found on most phagocytes. अच्छा अच्छा, CRP का जो रिसेप्टर है that is the same Fc receptor. ओके, तो CRP ऑप्सोनिन है, CRP बाइंड किया बैक्टीरिया के सेल वॉल में जहां पर फॉस्फोराइलकोलिन है. ओके, इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड पैरासाइट. तो CRP बाइंड कर गया बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट से. तो अब ये ऑप्सोनिन बाउंड है और Fc रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है फेगोसाइटिक सेल्स के ऊपर. तो दो तरह के Fc रिसेप्टर्स होते हैं. एक Fc रिसेप्टर है IgA एंटीबॉडी के लिए, एक Fc रिसेप्टर है IgG एंटीबॉडी रिसेप्टर के लिए. तो IgG एंटीबॉडी रिसेप्टर का जो एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर इज सेम फॉर दिस सी रिएक्टिव प्रोटीन. ठीक. और Fc रिसेप्टर्स also are important for opsonizing activity of IgA antibody and some IgG antibody subclass. इसका भी सब क्लास होता है 1 2 3. तो अभी आप यही समझिए Fc रिसेप्टर्स है. Fc क्यों बोल रहे हैं इसको? Fc इज दिस कांस्टेंट रीजन ऑफ द एंटीबॉडी. दिस इज Fc रीजन. ठीक है, तो इसका रिसेप्टर है Fc रिसेप्टर. तो कांस्टेंट रीजन ऑफ IgG का अलग Fc रिसेप्टर है, कांस्टेंट रीजन ऑफ IgA का अलग Fc रिसेप्टर है. और जो रिसेप्टर सी रिएक्टिव प्रोटीन का है वही रिसेप्टर जो है IgG का भी है. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. After binding specifically to antigens on microsurfaces, Fc regions of these antibodies can be recognized by specific FCRs. अभी बोलेंगे FCRs, Fc region receptors triggering phagocytosis. तो इससे भी बाइंडिंग हुआ तो phagocytosis ट्रिगर हो गया. तो आप देख लीजिए कितने तरह के ऑप्सोनिन जान लिए आप. CRP भी, और ये भी मैनन बाइंडिंग MBL, C1. ओके, C1 नहीं लिखना, C1Q लिखना. दिस वन C1Q, फाइकोलिन और कलेक्टिन, लैक्टिन, फाइकोलिन, SPA, SPD. ठीक है, इतने तरह के डिस्कस कर लिए. दीज टाइप्स ऑफ द ऑप्सोनिन्स. अभी तो मेन ऑप्सोनिन बाकी है C3B, C4B. लेकिन आप ये पर कॉम्प्लीमेंट जो पढ़ाए हैं तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं आप लोग. ओके, आगे बढ़ें. Yes, sir. As an important mechanism by which the adaptive immune response clears antigens, यानी opsonization by antibodies not shown in figure 3 will be discussed later. As an important mechanism by which adaptive immune response clears antigen, यानी adaptive immune response का मतलब T cell activation होगा. T cell activation होने के लिए क्या जरूरी है? एंटीजन प्रेजेंटेशन जरूरी है. तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे. ये लिखा है एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स क्लियर्स एंटीजन, क्योंकि एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स ही एंटीजन को पूरी तरह से क्लियर करता है, क्योंकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है दैट इज स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन. ओके, सो ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी इज बेसिकली पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स. तो इसलिए ऑप्सोनिन इसको उतना हेल्प नहीं करता है एंटीबॉडी इन क्लियरिंग द होस्ट, in clearing the pathogen like this. पहले in phagocytosis the role is limited, क्योंकि पहले तो उसका क्या है, like these molecule, these opsonins, ये तो ऑलरेडी मौजूद हैं क्योंकि innate components हैं. these are MASP2, ये innate component है. MASP3 innate component है. ओके, मैन MBL innate component है. लैक्टिन पाथवे पहले से ही बॉडी में है. ओके, समझ रहे बात को? Yes, sir.
यस सर। ये तीनों हो गया इनेट, और ये क्लासिकल, ये हो गया एडेप्टिव। एडिप्टिव। एंटीबॉडी इन्वॉल्व हो गया। अब एडेप्टिव ह्यूमरल रिस्पॉन्स होगा, बी सेल एक्टिवेशन होगा, तभी ना एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, बी सेल एक्टिवेशन होने के लिए टी सेल एक्टिवेशन जरूरी, टी सेल एक्टिवेशन होने के लिए एपीसी जरूरी है, एपीसी होने के लिए फेगोसाइटोसिस जरूरी। तो ये कितना बाद में आएगा, फेगोसाइटोसिस तो पहले हो गया। तो उस समय फेगोसाइटोसिस को होने के लिए, पैथोजन को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे और भी ऑप्शनिन्स हैं। उसके बाद भी बच गया अगर, तो बाद में भी उसका एंटीबॉडी के द्वारा किया जाएगा। ऑप्सोनाइजेशन भी एंटीबॉडी के द्वारा, डायरेक्ट किलिंग भी, फेगोसाइटोसिस भी, ये सब होगा। क्योंकि एंटीबॉडी क्या करता है बेसिकली, एंटीबॉडी क्यों रिलीज हुआ, स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कोई सेल के अंदर तो जाता नहीं है, ठीक है, या नहीं तो कोई ये एंटीबॉडी अंदर जाके कोई ये जहर हो ऐसा जो कि सेल को, पैथोजन को मार दे, ऐसा भी नहीं है। एंटीबॉडी यही कर रहा है कि इसको ऑप्सोनाइज कर दे रहा है, और ऑप्सोनाइज करने की वजह से इसका फिर फेगोसाइटोसिस हो जा रहा है आराम से। यहाँ पर बच गया तो अब यहाँ पकड़ा जाएगा। यहाँ पर कैसे बचा, क्योंकि उसने स्ट्रेटजी निकाल लिया, ये सब पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल जो है, पैम्प को मॉडिफाई कर लिया अपना, जिससे कि वो पीआरआर जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, पैम्प मॉडिफाई हो गया। तो स्ट्रेटजी है वो पैथोजन का, तो स्केप कर गया। तो वहां स्किप किया, तो बाद में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया, ह्यूमरल रिस्पॉन्स, एडेप्टिव रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हुआ उसका। लेकिन उसमें टाइम लगता है, 1 हफ्ता आने तक में, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होते तक में। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट स्टेप क्या है, बीटा से बी सेल का एक्टिवेशन, और उसके बाद बी सेल का एक्टिवेशन में भी क्लोन का फॉर्मेशन, जिसमें प्लाज्मा सेल होगा, प्लाज्मा सेल विल एक्टिवली सीक्रेट साइटोकाइंस। नो एंटीबॉडीज, नो प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल। बी का प्लाज्मा सेल विल सीक्रेट एंटीबॉडीज। बी सेल एक्टिवेशन से पहले बी सेल एंटीबॉडी इज सरफेस बाउंड, टी सेल रिसेप्टर इज ऑलवेज सरफेस बाउंड, और बी सेल रिसेप्टर क्या है, पहले सरफेस बाउंड है, जैसे ही उसको एंटीजन एनकाउंटर हुआ तो वो क्या हुआ, वो क्लोन बन रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देगा। उसको पता चल गया कि सेम एंटीजन आ गया। आप जैसे ही उसके सरफेस पर, बी सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर है उससे एंटीजन बाइंड हुआ, तो इसका मतलब एंटीजन आ गया। तो अब क्या करेगा वो, बी सेल डिवाइड करेगा बहुत जल्दी 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 डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद जो डॉटर सेल्स होते हैं बी सेल के, उसमें अब वो सरफेस पर वो रिसेप्टर नहीं है। अब सरफेस पर रिसेप्टर की जरूरत नहीं, रिकॉग्नाइज हो गया, मतलब आ गया, सिग्नल चला गया, सेंटिनल का काम हो गया, दुश्मन घुस चुका है बाउंड्री में। अब वो क्या करेगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और इंटरनली अब सेम रिसेप्टर इज प्रोड्यूस्ड, साइटोप्लाज्म में जो प्रोड्यूस हो रहा है वही एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी सीक्रेट होने लगेगा लार्ज मात्रा में। पढ़ेंगे हम लोग बी सेल एक्टिवेशन, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. तो यस सर। एंटीबॉडी मीडिएटेड जो लाइसिस है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि एंटीबॉडी मदद कर रहा है ऑप्सोनाइजेशन में, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, ठीक है, फेगोसाइटोसिस में, ऐसे ही एंटीबॉडी फंक्शन करता है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए एज एन इम्पोर्टेंट में, ठीक है ना, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एज मेंशन्ड एबव, among the most effective opsonins are several components। अब देखिए, जिसको अभी तक हम लोग लास्ट में भी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से जो ऑप्सोनिन जनरेट हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन से हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पहले, ठीक है, तो आप समझ जाओगे आराम से। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्सोनिन्स में इसको जोड़ोगे, सबसे पोटेंट ऑप्सोनिन क्या है, C3b fragment। As mentioned above, among the most effective opsonins are several components of the complement system present in both invertebrates and vertebrates। यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का विकास, उत्पत्ति, एनिमल किंगडम जब अपियर हो, एनिमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो ये बहुत पहले ही आ गया था, अपियर हो गया था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में ही, प्रेजेंट इन बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो इसका मतलब क्या है, बहुत पहले ही अपियर हो गया, और ये अभी तक
कंटिन्यूड है, अभी भी ऑर्गेनिज्म में है, दैट मीन्स इट इज बेनिफिशियल, और ये सेलेक्ट हो गया है दिस, ये चीज, तो इसके द्वारा फायदा मिल रहा है, ये सेलेक्टेड है, कंटिन्यूड है ये फीचर वर्टिब्रेट में। कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैडल्स बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों को सुचारू रूप से चलाता है, इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बीच की कड़ी है ये, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट इट इज एंशिएंट एंड इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट में भी है और वर्टिब्रेट में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनवर्टिब्रेट में है, तो इसका मतलब ये एंशिएंट है, इवोल्यूशनरी, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्टिब्रेट में भी मौजूद है, हमारे अंदर में भी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, इनवर्टिब्रेट्स कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ, चूंकि देखिए ये पोर्शन जो बुक में जो है वो ये कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब करने के पहले है ये चैप्टर, तो इसलिए ये समझ के लिखा गया है कि आप कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा दिया है, तो आप इस सबको आसानी से कैच करना चाहिए आप लोगों को, तुरंत, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इनवर्टिब्रेट्स कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 30 बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ये सब पढ़े हो ना, दैट फंक्शन इन ए कैस्केड ऑफ सीक्वेंशियल एक्टिवेशन स्टेप, ये सब पढ़े हो या फिर से बताने की जरूरत है? भूल गया? No, sir. No, sir, छोड़ दीजिए। Complement system consists of more than 30 binding proteins and enzymes that function in a cascade of sequential activation steps. Complement activation pathway सब पढ़ाया है ना ये सब। It can be triggered by several innate soluble pattern recognition proteins. Innate soluble pattern recognition proteins such as जो अभी देखे हम लोग, लैक्टिन, कलेक्टिन, फाइकोलिन, C1q, ठीक, including the first complement component C1q and structurally related lectins, MBL and phycolins, C-reactive protein and properdin, ठीक है। ये सब के द्वारा जो है क्या हो सकता है, क्लासिकल पाथ, ये सब के द्वारा जो है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे शुरू हो सकता है, ठीक है। जैसे प्रोपर्डिन के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है अल्टरनेटिव पाथवे, फाइकोलिन, एमबीएल के द्वारा क्या होगा, लैक्टिन पाथवे इनिशिएट होगा, C1q से क्या होगा, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट, क्लासिकल, ठीक है ना। सी रिएक्टिव प्रोटीन, इससे भी लगता है कि लैक्टिन पाथवे ही होना चाहिए शुरू, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एमबीएल, फाइकोलिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन से लैक्टिन एक्टिवेशन पाथवे आया, प्रोपर्डिन से अल्टरनेटिव, C1q से क्लासिकल, as well as by the microbound antibodies generated by the adaptive immune response, as well as किसके संदर्भ में कहा, it can be triggered by several innate soluble pattern recognition proteins like this, साथ ही साथ as well as by microbound antibodies, अच्छा, as well as by microbound antibodies generated by adaptive immune response, एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स से जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, दैट एंटीबॉडी से बाइंड किया हुआ है अगर ये फिगर, तो क्या एक्टिवेट हुआ, क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हुआ, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक, as we will see later, phagocytosis is one of many important microbial effects resulting from complement activation, इसलिए कह रहा है as we will see later, हमको लिखना चाहिए था we have seen, यहाँ पर बुक से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए, we have seen कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिए हैं, वहीं पर लिख रहा है कि as we will see later, जब कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तब, phagocytosis is one of many important antimicrobial effects
फेगोसाइटोसिस हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। क्यों लिखा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से जो ऑप्सोनिन रिलीज हो रहा है C3b, दैट इज अ वेरी पोटेंट ऑप्सोनाइजर, ऑप्सोनिन। ठीक है, C3b ही सबसे ज्यादा ऑप्सोनिन का काम करता है, और ये सब भी है। ओके, effect resulting from complement activation. The importance of MBL's role as both an opsonizer and an inducer of complement activation has been indicated by the effects of MBL deficiencies. MBL भी है एक important, तो MBL क्या है लिख रहा है? MBL is role जो है दोनों है, ऑप्सोनाइजर भी है एंड इंड्यूसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। तो ऑप्सोनाइजर है MBL, तो क्या कर रहा है? फेगोसाइटोसिस हो रहा है। इंड्यूसर ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन भी है, क्योंकि MBL से फिर लेक्टिन पाथवे इनिशिएट हो रहा है, तो वहां पर मैक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रोल डुअल है MBL का। और भी रोल डुअल है किसका? C1q का, इसका भी रोल डुअल है, ये भी ऑप्सोनाइजर है। और साथ ही साथ अगर C1q if C1q is bound via, कहाँ से इको हो रहा है बॉस? ओके, if C1q is bound to the microbial cell surface via antibody, then it will initiate classical pathway. If C1q is acting as opsonin, then it will activate phagocytosis. It will lead to phagocytosis. ठीक है, तो ये सब जो ऑप्सोनिन है हम बताया अभी, इंक्लूडिंग दिस मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, H-फाइकोलिन, ये चारों जो है, चारों नहीं, ये तीन है ना। C1q यहाँ पर इसका डुअल रोल दिखाया है, यहाँ भी और ये भी, इसका भी डुअल रोल है MBL का, ऑप्सोनिन में भी, फैगोसाइटोसिस में भी। ठीक है, कहाँ थे? C1q and the structurally related lactins, MBL, phycolin, C-reactive proteins and properties, as well as by microbound। ये तो हो गया, ये लाइन हो गया ना। The importance of MBL's role as both an opsonizer and an inducer of complement activation has been indicated by the effects of MBL deficiencies. Yes, इसमें MBL deficiency होता है, and it is estimated that about 25% of this world population is having the deficiency of MBL in them. 4 में से 1 आदमी को ये deficiency है। Individuals with MBL deficiencies are predisposed to severe respiratory tract infections. उसमें निमोनिया होने के चांसेस बहुत, ज्यादातर ये वेस्टर्न में है। किस पॉपुलेशन के संदर्भ में लिखा, ये नहीं लिखा, सिर्फ पॉपुलेशन लिख दिया। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन समझें, या इसको किसी कंट्री का या किसी एथनिक ग्रुप का या कोई राज्य का या कोई जिला का, पता नहीं। तो इसको आप इग्नोर करो। ठीक है, मान के चलो कि MBL डिफिशियंसी है और इंडिविजुअल्स में दे आर प्रीडिस्पोज्ड, यानी उनको खतरा ज्यादा है फॉर सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जब तक पैथोजन नहीं है तब तक ओके है, एक बार इन्फेक्शन हो गया खतरा, देन ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस हो सकता है, ये COVID-19 जो है, दैट इज इंटरफेयरिंग माइट बी हियर, क्योंकि आप अभी तक जो डेथ देखा गया है डेवलपमेंट ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेशंस COVID-19 में, क्या कि सब आदमी नहीं मर रहा है, कुछ लोग प्रोटेक्टेड भी है, कुछ लोग किसी में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप हो रहा, और किसी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन हुआ, तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ, तुरंत सटक सीताराम चल गया। तो दीज आर दोज इंडिविजुअल्स जो कि जिनमें MBL डेफिशिएंसी पहले से है। तो पहले से ही MBL डिफिशियंसी है तो प्रीडिस्पोज्ड है वो
for such severe respiratory tract infections. जैसे ही उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो उसमें, अब चूंकि ये निमोनिया वाला आया तो निमोनिया हुआ, ओके। एंड अगर निमोनिया का पैथोजन नहीं भी है, बट इट इज ए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बाय अदर एजेंट्स जैसे कोविड-19, तो भी ए निमोनिया लाइक सिम्टम डेवलप्स. Interestingly, MBL deficiencies may be protective against tuberculosis. ठीक है ना, कहीं कहीं अगर ये डेफिशिएंसी है किसी दूसरे बीमारी में हेल्प भी कर रहा है. देखो इन टीबी, probably reflecting MBL's opsonizing role in enhancing the phagocytosis of Mycobacterium tuberculosis, the route by which it infects macrophages, potentially leading to tuberculosis. ठीक है, तो अब MBL डेफिशिएंसी है तो उसमें उस पर्सन में जो है टीबी के अगेंस्ट थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है उस इंडिविजुअल को. जैसे क्या हो रहा है, MBL का जो ऑप्सोनाइजिंग रोल है, और टीबी किसको अफेक्ट करता है, मैक्रोफाजेस को, ओके. मैक्रोफाजेस को अफेक्ट करता है टी बैक्टीरिया, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डायरेक्ट मैक्रोफाज को ही. और MBL है ही नहीं तो मैक्रोफाज उसको टेकअप ही नहीं कर रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इंटरनलाइज ही नहीं कर रहा है, फेगोसाइटोज ही नहीं कर रहा है. तो फेगोसाइटोज कर नहीं रहा तो इन्फेक्ट नहीं हो रहा. चूंकि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये स्ट्रेटजी अपना लिया कि ये वाया MBL इंटरनलाइज होता है, बेवकूफ बनाया मैक्रोफाज को. मैक्रोफाज इसको पैथोजन समझ रहा है और इस MBL के वाया ये चला गया पैथोजन के अंदर, एनगल्फ कर गया और पैथोजन के अंदर जा करके ये उसको इन्फेक्ट कर दिया. किल नहीं हुआ फैगोसोम में, ये मरा नहीं जा करके वहां, ठीक है ना. लाइपोसोम फ्यूज किया तो इसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ, ये वहां पर जिंदा बचा रहा और फिर सेल को इन्फेक्ट कर दिया. समझे बात को? ओके. यस सर. सेल के अंदर जाने पर ये बीमारी काउज कर रहा है और MBL डिफिशियंसी हो गया तो it is not going inside the macrophages, so that is giving the protection in this case. But MBL deficiency is predisposing the individual for severe respiratory tract infections or the severe symptoms of respiratory tract infection. Respiratory tract infection से नहीं रोक सकता है, इन्फेक्शन अगर वो जाएगा तो उसको होगा ही. आफ्टर इन्फेक्शन अब जो सिम्टम्स है उसके अंदर माइल्ड होंगे या सीवियर होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन इट, द इंटरनल एनवायरनमेंट, जेनेटिक कंडीशन, बहुत सारा जीन पॉलीमॉर्फिज्म्स. तो वन ऑफ द जीन इन्वॉल्व हियर इज MBL जीन. चले, ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग? आगे बढ़ेंगे अब. यस सर. चलिए अब ब्रेक लेते हैं, ठीक है. ओके सर. ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम अपडेट करेंगे आपको. और फिर ओके. अभी अटेंडेंस लेंगे, रुकिए.